सो वेलकम बैक अगेन। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा पार्ट 3 रहेगा किसके रिगार्डिंग ईएमआई एंड एसी हमारे वन शॉट्स चल रहे हैं। एंड अब हमारे लास्ट पे जो लास्ट वाला वीडियो था हमारा पार्ट 2, तो वहाँ पे हमने जो भी चीज़ें थी उनको डिस्कस किया था। एंड लास्ट पे हमारा रह गया था क्या, 3 टॉपिक। एक पावर इन एसी सर्किट, 3 टाइप्स के पावर हमें देखना है। देन एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर लॉन्ग क्वेश्चन। क्लियर? क्योंकि देखिए अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ, ये है लास्ट 10 to 12 ईयर्स का आपका जेके बोर्ड्स का निचोड़ इस चैप्टर का। सो अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे एवरेज पावर पे भी या फिर ट्रू पावर जो हमारा होता है इसकी डेरिवेशन काफ़ी लंबी चौड़ी डेरिवेशन है। यू हैव टू कीप पेशेंस, एक एक स्टेप को आपको अच्छे से लिखना होगा। देन ट्रांसफार्मर की थ्योरी, देन एसी जनरेटर की थ्योरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 1 मार्क के 2 मार्क के थ्योरी में वो भी पूछे जाते हैं। क्लियर? सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अगर मैं कहूँ ये जो 3 वीडियोस थे ईएमआई एंड एसी के, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। क्लियर? सो बने रहिए वीडियो में। बिफोर स्टार्टिंग पावर इन एन एसी सर्किट या फिर हमारा जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट नोट है जो मैं यहाँ पे आपको लिखाना चाहूँगा, दैट इज़ हाँ, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए अगर हमारे पास एल बाई आर, यानी कि एल के हमारे पास है इंडक्टेंस, आर क्या रेजिस्टेंस, एल बाई आर कमा आर सी, आर के हमारे पास रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस कमा अंडर रूट एल सी। ये जो है ना, ये जो क्लियर एल बाई आर, आर सी एंड अंडर रूट एल सी, इनके डायमेंशन सेम होते हैं। हैव डायमेंशंस ऑफ टाइम। इनमें जो डायमेंशंस होते हैं, इनके डायमेंशंस क्या होते हैं, टाइम के डायमेंशन, यानी कि टी। क्लियर? एल बाई आर, आर सी अंडर रूट एल सी, काफ़ी बार इसको एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं इनका अपोजिट लूँ, आर बाई एल कमा 1 बाई आर सी कमा 1 बाई अंडर रूट एल सी, इनके जो डायमेंशन बनेंगे वो क्या बनेंगे, फ्रीक्वेंसी के। क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है 1/t एंड टी होता, टाइम हमारे पास होता है 1/फ्रीक्वेंसी। सो हैव डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करोगे। क्लियर? हैव डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन क्या होते हैं, t-1 या फिर t⁻⁻1। अच्छा, अब बोलेगा ये कैसे, फॉर एग्जांपल एल बाई आर का मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। क्लियर? अच्छा, एल हमारे पास इंडक्टेंस। क्लियर? इसके लिए ऑलरेडी हमने क्या किया है, इसके लिए ऑलरेडी हमने डायमेंशंस निकाले हैं, पिछले वाले वीडियोज़ में देखिएगा। एंड इसके लिए जो डायमेंशंस हमारे पास निकल के आए थे, m1, देन L2 हमारा, देन t-2, a-2। सो ये हमारे पास डायमेंशन निकल के आए थे किसके, इंडक्टेंस के, एल। एंड रेजिस्टेंस वी नो दैट आर जो हमारे पास होता है दैट इज वी बाई आई। रेजिस्टेंस के भी डायमेंशन हमने निकाले हैं, रेजिस्टेंस के डायमेंशन हमारे पास हैं m1, L2, t-3, a-2। क्लियर? सो जब आप एल बाई आर निकालोगे, क्लियर, यानी कि m1, L2, t-2, a-2, इसको आप डिवाइड करोगे m1, L2, t-3। अच्छा, a कितना हमारा, a-2 यहाँ पे। सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे a-2 गया, L2 गया, m1 गया। यहाँ पे t-2, जब ये ऊपर जाएगा t-3, ऊपर हमारे पास t-2, जब ये जाएगा ऊपर ये बनेगा t+3। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, टाइम, यानी कि टाइम के डायमेंशन। समझ में आया होगा? ऐसे ही आप आर सी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डायमेंशन ऑफ टाइम निकाल पाओगे, अंडर रूट एल सी में भी आप डायमेंशन ऑफ टाइम निकाल पाओगे। क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटेंस सी होती है, इसके डायमेंशन भी यहाँ पे मैं आपको लिख के रखूँगा। क्योंकि सी हमारे पास होता था चार्ज अपॉन पोटेंशियल, एंड सी के डायमेंशन जो हमारे पास होते थे वो क्या होते थे, m-1, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? L-2, t4, a⁻2। सो ये हमारे पास थे कैपेसिटेंस के डायमेंशन। जब आप यहाँ पे, जब आप देखिए यहाँ पे, जब आप यहाँ पे आर और सी को ये वाले डायमेंशन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो अगेन आपको यहाँ पे डायमेंशन ऑफ टी मिलेंगे। सो ये चीज़ें आपको नोट में करनी है, पहला ये, दूसरा ये। क्लियर? तो अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज़ पावर इन एन एसी सर्किट। तो देखिए पावर जो होता है एसी सर्किट में हमारे, क्लियर, सो बेसिकली जो पावर हमारे पास होता है 3 टाइप का होता है। क्लियर? 3 टाइप का पावर होता है। एक हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस पावर,
पी इंस्टेंटेनियस पावर। देन हमारे पास होता है एवरेज पावर, या फिर जिसको हम ट्रू पावर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज पावर या फिर ट्रू पावर, जिसकी डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। एंड थर्ड वन इज अपेरेंट पावर, थर्ड वन इज अपेरेंट पावर। नाउ पावर इन एन एसी सर्किट। सो पावर हमने देखा तीन टाइप का। पहला हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर। पावर, इंस्टेंटेनियस पावर होता क्या है? पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो आप पावर देखते हो दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर। एंड जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर होता है, क्लियर, इसको मैं लिखूंगा PINST। जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर होता है, इट इज़ बेसिकली प्रोडक्ट किसका? वोल्टेज का एंड अल्टरनेटिंग करंट एट दैट टाइम, यानी कि उस टाइम क्या वोल्टेज हमारे पास है एंड उस टाइम क्या करंट हमारे पास है, इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर। या फिर इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास P इंस्टेंटेनियस टाइम होता है, जैसे हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड होती थी या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर, dW/dt, क्योंकि पावर हमारे पास होता है वर्क डन अपॉन टाइम। सो दिस इज दी अनदर इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर। सो इसको आप नोट डाउन करोगे। नाउ मेन जो डेरिवेशन आपसे पूछी जाती है दैट इज एवरेज पावर या फिर ट्रू पावर की डेरिवेशन आप करो। एंड जनरली 5 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। एक लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, यू हैव टू कीप पेशेंस। एक एक स्टेप को आपको अच्छे से लिखना होगा, तब जाके आपको एग्जाम में अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। अच्छा, एवरेज पावर की अगर मैं बात करूँ, एवरेज पावर हमारे पास होता है दी पावर एवरेजेड ओवर वन फुल साइकिल ऑफ AC। क्लियर, वन फुल साइकिल ऑफ AC पे। क्लियर। सो ये हमारे पास है AC। क्लियर, ये हमारे पास है AC। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारा टाइम 0 एंड इस मोमेंट पे हमारा कितना टाइम T। सो यहाँ से 0 to T हमारे पास जो पावर होगा, क्लियर, जो पावर होगा एवरेजेड पावर, उसी को हम बोलते हैं एवरेज पावर। किसमें? एक फुल साइकिल AC में। नाउ अब देखिए, अब ये जो पावर होगा ये हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या क्या यहाँ पे इन्वॉल्व है AC सर्किट में, अगर हम सीरीज LCR की बात करें, हमारे पास इंडक्टर है, कैपेसिटर है एंड रजिस्टर है। यहाँ पे बाद में हम उनके लिए पावर की इक्वेशन लिखेंगे, फिलहाल हम एक जनरल वे में पहले इक्वेशन लिखते हैं। क्लियर। नाउ देखिए, पावर निकालने के लिए हमें क्या पता चाहिए? वर्क डन हमें आना चाहिए एंड हमें टाइम का पता होना चाहिए। क्लियर। एंड टाइम हमारे पास नोन है 0 to T, यानी कि कैपिटल T। नाउ हमें वर्क डन यहाँ पे बेसिकली निकालना है। इस डेरिवेशन में आपको मेन जो निकालना होगा दैट इज वर्क डन। नाउ जो एवरेज पावर हमारे पास होता है PAVG, जो एवरेज पावर हमारे पास होता है इट इज वर्क डन अपॉन टाइम, W/T। क्लियर। इसको आप नाम दीजिए इक्वेशन 1, इसको आप नाम दीजिए इक्वेशन 1। क्लियर। अच्छा, लेट, क्लियर, लेट ऐसे लिखिए आप, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर, ऑलरेडी हमने इसको देखा। इस इक्वेशन को आप नाम दीजिए इक्वेशन 2। क्लियर, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अच्छा, एंड जो करंट हमारे पास है I को आप लीजिए I0, एंड वी नो दैट V0 एंड I0 जो हमारे पास है ये क्या हमारे पास है? पीक वैल्यूज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कि यहाँ पे मैंने जो फेज एंगल लिया है इट इज़ फाई यहाँ पे। क्लियर, फेज जो मैंने यहाँ पे लिया है किसके बीच? V और I के बीच, ये कितना लिया है मैंने? ये लिया है मैंने 5। इस इक्वेशन को आप नाम दीजिए यहाँ पे 3। क्लियर, इस इक्वेशन को आप नाम दीजिए 3। ये भी आप लिख सकते हैं वायर जो फाई हमारे पास है इट इज़ फेज बिटवीन V एंड I। नाउ बात करेंगे। देखिए, अभी हमने देखा जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर होता है PINST। क्लियर, जो इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली V इंटू आई। क्लियर, इट इज़ बेसिकली V इंटू आई, या फिर यही हमारे पास होता था किसके बराबर? dW/dt। क्लियर, यही हमारे पास होता था dW/dt जब हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर को निकाला। क्लियर, जब हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर को निकाला, इसी का यूज़ मैं यहाँ पे करूँगा। नाउ देखिए, अगर मैं यहाँ पे dW निकालूँ, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकालूँ, dW इन टर्म्स ऑफ VI। क्लियर, सो वो क्या निकलेगा? बेसिकली आपको क्या करना होगा? dt को इधर लेना होगा। सो यू विल राइट dW इज इक्वल टू VI इंटू dt। क्लियर, VI इंटू dt। सो ये हमारे पास है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर, ये हमारे पास है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, एक एक स्टेप को आप अच्छे से लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? क्लियर,
v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड इक्वेशन 3 i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इनका आप यूज़ करोगे किस में, इस इक्वेशन को नाम दीजिए आप इक्वेशन 4। क्लियर, इस इक्वेशन को नाम दीजिए आप इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव, जो हमारे पास डी डब्ल्यू है ये किसके बराबर आएगा, v का वैल्यू पुट करिए वी नॉट साइन ओमेगा टी, सो आई विल राइट वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई का वैल्यू पुट करिए आई नॉट, क्लियर यहाँ पे इंटू लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्लियर प्लस फाई। अच्छा ये किसका वैल्यू, आई नॉट का, इंटू हमारे पास डी टी, क्लियर इंटू हमारे पास डी टी, सभी के लिए कॉमन, क्लियर सभी के लिए कॉमन यहाँ पे देयरफॉर ये हमारे पास क्या निकला डी डब्ल्यू। नाउ अगर मैं बात करूँ टोटल वर्क डन, क्लियर टोटल वर्क डन, जो हमारे पास टोटल वर्क डन होगा, क्लियर और कंप्लीट साइकिल, टोटल वर्क डन जो हमारे पास होगा दैट विल बी डब्ल्यू, देयरफॉर टोटल वर्क डन हमारे पास डब्ल्यू होगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, क्लियर इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, देयरफॉर जो डब्ल्यू हमारे पास होगा इट विल बी यहाँ पे इंटीग्रल कहाँ से कहाँ 0 टू टी हमें इंटीग्रेशन कर दिए, क्लियर यानी कि साइकिल हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है 0 टू टी। नाउ डी डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, इट इज़ वी नॉट, क्लियर वी नॉट, अच्छा साइन ओमेगा टी आई नॉट, आई कैन राइट इट एज वी नॉट आई नॉट, क्लियर यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा पहले वी नॉट एंड आई नॉट को लिखूँगा, क्लियर जो साइन वगैरह है उनको एक साइड में रखूँगा, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे फाई, क्लियर साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डी टी, ये ऊपर वाली इक्वेशन डी डब्ल्यू वाली इक्वेशन मैंने इसमें पुट की है, क्लियर स्टेप वाइज जाइएगा, अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, पूरा ध्यान रखिएगा स्टेप वाइज, क्लियर काफ़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस डेरिवेशन में, पहले ही मैंने आपको बोला। नाउ आई कैन राइट इट एज, क्लियर आई कैन राइट इट एज जो मेरे पास वी नॉट एंड आई नॉट है ये क्या हमारे पास होते हैं एम्पलीट्यूड या फिर पीक वैल्यूज़, क्लियर पीक वैल्यूज़ ये क्या रहते हैं कांस्टेंट, ऑलरेडी हमने बात की है एसी में, देयरफॉर वी नॉट एंड आई नॉट ये बाहर जाएंगे इंटीग्रेशन से, अंदर क्या रहेगा 0 टू टी इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई डी टी, क्लियर डी टी ये हमारे पास इक्वेशन बनी। नाउ देखिए इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को हम मल्टीपल करते हैं, क्या मल्टीपल एंड डिवाइड बाई टू, मल्टीपल एंड डिवाइड बाई टू, सो ऐसे लिखते हैं हम। नाउ इसी इक्वेशन को वी नॉट आई नॉट, क्लियर वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई, इसमें मैं करता हूँ अलग पेन से लिखूँगा डिवाइड बाई टू इसी इक्वेशन में, क्लियर आप कलर चेंज नहीं करना, बस इसको हाईलाइट करना टू को, ताकि आपको अच्छे से समझ आए हुआ क्या है, क्या क्या स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई नो दैट कि क्लास में बच्चे किस स्टेप में अटक जाते हैं। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साथ में टू, यानी कि ऊपर भी टू हमने मल्टीपल किया, नीचे डिवाइड में भी टू, सो जब आपने टू और टू मल्टीप्लाई किया आपको वापस से यही इक्वेशन मिलेगी, क्लियर यानी कि आपने टू और टू को मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड किया आपको वापस से यही इक्वेशन मिलेगी, बट टू को यहाँ पे लाने से यहाँ पे कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई होंगी, क्लियर। नाउ आई विल राइट इट एज टू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई डी टी, क्लियर डी टी, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से लास्ट फाइनल इक्वेशन निकालनी है जुगाड़ करके, क्लियर। सो यही डेरिवेशन होती है, बड़ा पंगा होता है इसमें, आपको काफ़ी चीज़ें रटनी होती है यहाँ पे। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या रटना है, टू मैंने आपको क्यों मल्टीप्लाई कराया यहाँ पे एंड डिवाइड भी कराया, क्योंकि हमारे पास साइड में आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, क्लियर साइड में आप लिखेंगे, यहाँ तक आपने लिखा होगा, आप मेरे साथ भी चल सकते हैं या बाद में इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप एक आइडेंटिटी का यूज़ करोगे, क्लियर एक आइडेंटिटी का, सो यूज़ करोगे आप टू वाई साइन ए इंटू साइन बी, टू वाई साइन ए इंटू साइन बी, एंड अगर आपने 11th मैथ्स पढ़ा हुआ होगा आपको पता होगा कि वहाँ पे कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमारे पास हैं, क्लियर। टू वाई साइन ए इंटू साइन बी हमारे पास होता है किसके बराबर कॉस ए माइनस बी, क्लियर कॉस ए माइनस बी, अच्छा माइनस यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, क्लियर ये हमारे पास होती है आइडेंटिटी, क्लियर। अच्छा
ए एंड बी को मैं यहाँ पे देखिए, सो अगर आप देखोगे यहाँ पे साइन ओमेगा टी, क्लियर, ओमेगा टी हमारे पास क्या है ए, अच्छा ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको मैं यहाँ पे बी मान सकता हूँ। सो मेरे पास जो ए यहाँ पे है इट इज़ ओमेगा टी कामा, जो बी मेरे पास है इस इक्वेशन में इट इज़ ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको आप साइड में अपनी कॉपी में लिख सकते हो, क्लियर, साइड में लिखना इसको ज़रूरी, क्योंकि एग्जामिनर हाँ ये देखता है कि ये चीज़ें इसने कहाँ से लाई हैं, क्लियर। सो ए इज इक्वल टू ओमेगा टी, बी इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। नाउ इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, क्लियर, इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है इट इज़ ट्वाइस साइन ए कितना ओमेगा टी एंड इनटू साइन बी कितना ओमेगा टी प्लस फाइव। सो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस, हम यहाँ पे इसको लाएंगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा आई विल राइट हियर वी नॉट आई नॉट अपॉन टू, अब मैं टू ऐसे ही डायरेक्टली लिखूँगा, अच्छा 0 टू टी, क्लियर, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सो ऐसे यहाँ पे हम लगाएंगे कॉस ए माइनस बी, ए कितना हमारा ओमेगा टी, कॉस ए माइनस बी कितना ओमेगा टी प्लस फाइव, क्लियर, बी कितना हमारा बी प्लस फाइव, बट कॉस ए माइनस बी यहाँ पे, क्लियर, यानी कि जो बी हमारा है दैट इज माइनस। सो आई विल राइट इट एज माइनस फाइव, क्लियर, आई विल राइट इट एज माइनस फाइव, देन यहाँ पे माइनस, क्लियर, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। सो इट इज़ ओमेगा टी ए, अच्छा बी कितना हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव, क्लियर, ओमेगा टी प्लस फाइव, क्लियर। सो इस इक्वेशन का हमने यहाँ पे यूज़ किया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओमेगा टी हमारा क्या है ए यहाँ पे, ओमेगा टी प्लस बी, ओमेगा टी प्लस फाइव हमारा क्या है बी यहाँ पे, क्लियर। सो इनका मैंने यहाँ पे यूज़ किया, क्लियर। सो इस इक्वेशन का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, क्लियर। सो इसको भी आप साइड में लिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, क्लियर। अब देखिए क्लियरली आपको दिख रहा होगा ओमेगा टी और ओमेगा टी यहाँ पे गया, क्लियर, ओमेगा टी और ओमेगा टी इस साइड में गया, बचा क्या हमारे पास बचा वी नॉट आई नॉट अपॉन टू इंटीग्रल 0 टू टी हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या बचा कॉस माइनस फाइव, यानी कि कॉस माइनस थीटा, क्लियर, कॉस माइनस थीटा हमारे पास, साथ ही में माइनस कॉस यहाँ पे, अच्छा ओमेगा टी और ओमेगा टी, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। थोड़ी सिंप्लीफाई हुई इक्वेशन, क्लियर, थोड़ी सिंप्लीफाई हुई, अभी पूरी नहीं हुई। नाउ एक और आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी, क्लियर। सो इसको मैं मार्क करता चलूँगा, एक और आइडेंटिटी हमारे पास यूज़ होगी कॉस माइनस फाइव, क्लियर, कॉस माइनस फाइव। अब देखिए कॉस माइनस फाइव जो हमारे पास होता है साइड में लिखेंगे आप अपनी कॉपी में, जो हमारे पास कॉस माइनस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा, ये हमारे पास होता है किसके बराबर कॉस थीटा के बराबर, क्लियर, कॉस माइनस टाइम्स थीटा होता है बराबर कॉस थीटा के बराबर। सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज वी नॉट आई नॉट अपॉन टू इंटीग्रल 0 टू टी हमारे पास कॉस फाइव, क्लियर, समझ में आया होगा यहाँ से कितना कॉस 2 ओमेगा टी, क्लियर, 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, क्लियर, प्लस फाइव यहाँ पे, एंड वी नो दैट हमारे पास, अच्छा हमारे पास ऑलरेडी क्या है यहाँ पे डी टी मिसिंग है, ये है डी टी हमारा, ये है डी टी हमारा, इसको भूलिए मत, अच्छा ये लगा हमारा डी टी, क्लियर, ये लगा हमारा डी टी यहाँ से, क्लियर, क्योंकि अभी हमें इंटीग्रेशन भी करनी है इक्वेशन की, क्लियर। सो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर। अब देखिए थोड़ा इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, क्लियर, अच्छे से जाइए स्टेप वाइज, क्लियर, स्टेप वाइज जाइए, यहाँ तक आपको थोड़ा रिवाइंड करते हैं, क्लियर। सो हमने क्या किया, पी एवरेज लिया, क्लियर, फिर वी लिया, आई लिया, फिर पी इंस्टेंटेनियस वाली इक्वेशन यूज़ की, इसको हमने इक्वेशन 4 बोला, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हमने डी डब्ल्यू निकाला, फिर टोटल वर्क डन ओवर कंप्लीट साइकिल हमने निकाला यहाँ पे, क्लियर। सो ये इक्वेशन को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 2 और 2 को लाया यहाँ पे, फिर इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, क्लियर। सो देन हम यहाँ तक आ गए एंड यहाँ पे एक और आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया, क्लियर। नाउ आप वीडियो को 2 बार भी देख सकते हो एंड रिपीट भी इसको कर सकते हो। नाउ देखिए
आई कैन राइट इट एज वी नॉट आई नॉट अपॉन टू, क्लियर, वी नॉट आई नॉट अपॉन टू। अच्छा, अब इंटीग्रल्स को अलग अलग करते हैं, 0 टू टी, क्लियर, अच्छा, कॉस फाई डी टी, अच्छा, माइनस टाइम इस यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई डी टी, क्लियर, डी टी, यानी कि मैंने क्या किया, इन दोनों का जो इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रल एंड इसका इंटीग्रल अलग अलग से हमने लिखा, क्लियर, अलग अलग से हमने लिखा। नाउ देखिए यहाँ पे जो हमारे पास कॉस फाई डी टी है, इस इंटीग्रल को मैं थोड़ा बाहर लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। इंटीग्रल 0 टू टी कॉस फाई डी टी जो हमारे पास है, कॉस फाई डी टी जो हमारे पास है, सो हमें इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टी। सो कॉस फाई जो यहाँ पे हमें हमारा बनेगा, ये बनेगा बेसिकली कांस्टेंट। सो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगी दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, एंड डी टी की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, टी। सो दिस विल कम आउट टू बी क्या, टी। सो दिस विल कम आउट टू बी टी कॉस फाई इंटू टी इंटीग्रल 0 टू टी। सो ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको। सो इस इंटीग्रल की हमने ऐसे इंटीग्रेशन की, इंटीग्रल कॉस फाई डी टी, कॉस फाई यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट था, क्योंकि हम इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्लियर। सो इसकी इंटीग्रेशन मैं लिखूँगा यहाँ पे अलग से, मैंने आपको दिखाया, क्लियर, वी नॉट आई नॉट अपॉन टू, क्योंकि यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्लियर, क्लास में भी। अच्छा, कॉस फाई डी टी की इंटीग्रेशन हमने देखी कितनी, कॉस फाई डी टी की इंटीग्रेशन हमने अभी देखी, वो कितनी हुई, या फिर चलिए एक और स्टेप मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं अलग से लिखूँगा कॉस फाई, फिर इंटीग्रल 0 टू टी डी टी को हम लिखते हैं, माइनस इंटीग्रल 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी। आपके लिए एक और स्टेप लिखा यार, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। देखिए कॉस पाई को मैंने बाहर निकाला, चलिए, अदरवाइज़ वहाँ पे भी मैंने अलग से आपको इंटीग्रेशन दिखाई थी, वी नॉट आई नॉट अपॉन टू। अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रल डी टी कितना होता है हमारे पास, टी। सो दिस विल कम आउट टू बी कॉस फाई, अच्छा, इंटीग्रल डी टी कितना, टी। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू टी, क्लियर, 0 टू टी, क्योंकि कॉस फाई हमारे पास कांस्टेंट है, टी का वैल्यू जो जाएगा वो स्मॉल टी में जाएगा, 0 का भी वैल्यू स्मॉल टी में ही जाएगा, क्लियर। अच्छा, माइनस, अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन करिए, कॉस, क्लियर, कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है साइन। सो दिस विल कम आउट टू बी साइन, अच्छा, 2 ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, फिर इंटरनल इंटीग्रेशन किसकी, 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा टी प्लस फाई की, वो कल भी हमने देखा, वो हमारे पास क्या बचेगा, वो हमारे पास बचेगा 2 ओमेगा यहाँ पे। अच्छा, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 टू टी तक, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 टू टी तक। समझ में आया होगा यहाँ तक, क्लियर। एक एक स्टेप को अच्छे से लेके चलिए, एंड 2-3 बार जब आप इस डेरिवेशन को प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हुआ क्या, क्लियर, हुआ क्या। अब हमें लिमिट्स देने हैं, दीजिए वी नॉट आई नॉट अपॉन टू, क्लियर, वी नॉट आई नॉट अपॉन टू। अच्छा, पहले हमें क्या करना है, स्मॉल टी की जगह यहाँ पे कैपिटल टी को देना है, फिर यहाँ पे माइनस में 0 को लेना है, क्लियर। सो दिस विल कम आउट टू बी, ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस फाई इंटू कैपिटल टी, क्लियर, कॉस फाई टी माइनस 0 को पुट करिए, सो वो बनेगा कॉस फाई इंटू 0, वो बनेगा 0 ही, क्लियर, वो बनेगा 0 ही, माइनस। अच्छा, इसका देखिए, इसका क्या सीन है, देखिए इसका क्या सीन बनेगा। सो देखिए, इसको अगेन मैं अलग से लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो पहले आपको टी देना है, फिर 0। सो जब आप टी दोगे ये सिंपल बनेगा वही साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी, क्लियर, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी प्लस फाई, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, डिवाइड बाई 2 ओमेगा। नाउ आपको 0 देना है। सो ये हमने क्या किया, ये हमने इसमें पहले स्मॉल टी में कैपिटल टी का वैल्यू पुट किया, यानी कि अपर लिमिट का। अब हमें क्या करना है, बाद में फिर लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करना है, क्लियर, यानी कि 0 का वैल्यू पुट करना है। जब आप इसमें 0 डालोगे, सो देखिए होगा क्या, यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अलग से मैं लिखूँगा। जब आप इसमें 0 डालोगे, सो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन 2 ओमेगा,
सो आपको स्मॉल टी की जगह ज़ीरो डालना है। साइन 2 ओमेगा इंटू ज़ीरो प्लस 5 अपॉन में 2 ओमेगा। सो देखिए होगा क्या, कुछ लोग इसको बोलते हैं ये सारा ज़ीरो होगा, नहीं ज़ीरो होगा, क्योंकि साइन का जो मल्टीपल है, साइन का मल्टीपल 2 ओमेगा ज़ीरो के साथ भी है, 5 के साथ भी है। सो जब हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 ओमेगा ज़ीरो के साथ, वो ज़ीरो बनेगा, बट हमें साइन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है अभी, 5 के साथ भी। सो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन 5 अपॉन में 2 ओमेगा। क्लियर। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्लियर। सो यहाँ पे क्या मैं लिखूँगा, माइनस, यानी कि फॉर्मूला का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन 5 अपॉन 2 ओमेगा। समझ में आया होगा, क्लियर। सो समझ में आया होगा क्या मैंने यहाँ पे किया। इसको आप साइड में रखिएगा, दिस इज़ रफ वर्क। ये क्या है, रफ वर्क। क्लियर, इसको आप साइड में रखिए। सो ये हमारे पास इक्वेशन बनी। क्लियर। सो ये हमारे पास इक्वेशन बनी, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस 5 टी माइनस 0 माइनस साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइड बाई 2 ओमेगा माइनस साइन 5 डिवाइड बाई 2 ओमेगा। क्लियर, डिवाइड बाई 2 ओमेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ पे। नाउ अगेन फोकस करिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको हाईलाइट करके रखिएगा इसको, इस वाली टर्म को, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बोला ये थोड़ी बहुत डिफरेंट है। सो इस टर्म को हम बाहर निकालते हैं, इसका हम बाहर से ऑपरेशन करते हैं। सो देखिए, सो इसको बाहर निकालिए, चलिए निकालिए, रफली आप निकाल सकते हैं। अलग पेन से मैं लिखूँगा, क्लियर, अलग पेन से मैं लिखूँगा, इसको आप रफली बाहर निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर, साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 ये किसके बराबर हमारा बनेगा। सो ये बनेगा साइन 2 ओमेगा किसके बराबर हमारे पास होता है, 2 पाई अपॉन टी। क्लियर, इंटू में टी, क्लियर, इंटू में टी हमारे पास प्लस यहाँ पे 5। क्लियर, प्लस यहाँ पे 5। सो होगा क्या, टी और टी गया, सो बचा क्या, बचा साइन 2 टू ज़ार 4 पाई प्लस 5। क्लियर, साइन 4 पाई प्लस 5 यहाँ पे। एंड हमारे पास एक और इक्वेशन होती है, क्लियर, ट्रिग्नोमेट्री में, साइन एन पाई प्लस थीटा। क्लियर, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। क्लियर, या फिर आप बोलोगे यहाँ पे हमारे पास साइन 4 पाई प्लस 5 जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये साइन 5 के बराबर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको क्यों बाहर निकाला। क्लियर, क्योंकि अदरवाइज हमारे स्टेप्स काफ़ी बढ़ जाते। क्लियर, इसलिए हमने इसको बाहर निकाला, किसको, साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 को। क्लियर, इस वाली टर्म को, साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 को। अगेन इसी स्टेप पे जाइए, वापस जाइए। सो साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 की जगह मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा इसकी जगह साइन 5। क्लियर, जो ये टर्म मैंने बाहर निकाली ना, साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ना अब साइन 5। देखिए सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। सो देखिए कैसे मैं लिखूँगा, आई विल राइट नाउ वी नॉट आई नॉट अपॉन 2। अच्छा, यहाँ से हमारा क्या बचा, क्लियर, यहाँ से हमारा क्या बचा, खाली कॉस 5 टी, ज़ीरो गया। क्लियर, ज़ीरो गया। अच्छा, साथ ही में हमारा क्या बचा यहाँ पे, देखिए साथ ही में हमारा क्या बचा यहाँ पे, माइनस टाइम्स साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 की जगह मैं क्या लिखूँगा, इसकी जगह मैं लिखूँगा साइन 5 अपॉन में 2 ओमेगा। अच्छा, माइनस साइन 5 अपॉन में 2 ओमेगा। क्लियर दिख रहा होगा आपको, क्लियर दिख रहा होगा आपको ये, क्लियर ये। सो देखिए हुआ क्या, देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि ये भी गया, ये भी गया। सो फाइनली हमारी इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हुई। क्लियर, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, क्लियर, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू में हमारे पास बचा कॉस 5 टी यहाँ पे। क्लियर, इंटू में हमारे पास क्या बचा, कॉस 5 टी।
क्लियर, यानी कि कॉस वाई इंटू टी। यहाँ पे हमारे पास बचा फिलहाल वर्क डन। क्लियर, ये हमने निकाला वर्क डन। अच्छा, इस इक्वेशन को नाम देंगे आप इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन को नाम देंगे आप इक्वेशन नंबर 5। सो अब ये सिंप्लीफाई हो गई। नाउ हम वापस आएंगे इक्वेशन 1 पे। इक्वेशन 1 हमारे पास है पी एवरेज इज इक्वल डब्ल्यू बाई टी। क्लियर, पी एवरेज इज इक्वल डब्ल्यू बाई टी। इसलिए मैंने आपको बोला स्टेप वाइज जाइएगा, जो भी मैंने आपको कराया उसको लिखिएगा एंड फिर 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा। आप लिखेंगे अब फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, जो पी एवरेज था वो किसके बराबर था यारो, वो था वर्क डन अपॉन स्मॉल टाइम टी। बट हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो कितना है, कैपिटल टी। एंड वर्क डन अभी हमने निकाला कितना, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस फाई इंटू कैपिटल टी डिवाइड बाय स्मॉल टी की जगह हमें क्या लेना है, कैपिटल टी। इसका भी ध्यान रखिएगा क्योंकि हम यहाँ पे फुल साइकिल में देख रहे हैं या फिर 1 कंप्लीट साइकिल में। सो होगा क्या, टी और टी यहाँ से जाएगा, हमारे पास पी एवरेज क्या बचेगा, ये बचेगा यारो वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाई। क्लियर, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाई, ये हमारे पास निकल के आती है इक्वेशन किसके लिए, एवरेज पावर के लिए। क्लियर, ये हमारे पास निकल के आता है एवरेज पावर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आपने यहाँ पे थोड़ी बहुत दिलचस्पी दिखाई होगी इक्वेशन के साथ एंड आपने पेशेंस भी दिखाया होगा, आपने एक एक स्टेप को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। क्लियर, सो ऊपर से आइए। क्लियर, यहाँ से वापस आप आएंगे एंड यहाँ से आप इसको डिराइव करते जाएंगे। क्लियर, जो भी मैंने दिखाया ये चीज़ें आप वापस से वीडियो को देख सकते हो एंड यहाँ तक आप आ सकते हो वापस से। क्लियर, सो पी एवरेज हमारे पास है वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाई। अब देखिए इसको हम इन टर्म्स ऑफ वी आर एम एस एंड आई आर एम एस भी यहाँ पे ला सकते हैं क्योंकि वी नो दैट, क्लियर, वी हैव जो वी आर एम एस हमारे पास होता है, वी आर एम एस हमारे पास किसके बराबर होता था, वी नॉट अपॉन में अंडर रूट 2 के बराबर। क्लियर, वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर। एंड आई आर एम एस जो हमारे पास होता था वो होता था आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। क्लियर, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। सो इस इक्वेशन को नाम दीजिए ए। बेसिकली आप इस इक्वेशन को भी रख सकते हैं। क्लियर, सो इसको मैं वी आर एम एस एंड आई आर एम एस की फॉर्म में लाऊंगा। सो आई विल राइट जो हमारे पास पी एवरेज है, आई कैन राइट इट एज वी नॉट आई नॉट, क्या मैं लिख सकता हूँ 2 की जगह अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2 हमारे पास क्या होता है 2। क्लियर, रूट 2 और रूट 2 हमारे पास क्या होगा 2, यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या बनेगा, ये बनेगा रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट गया, हमारे पास 2 ही बचा वापस से। क्लियर, अच्छा अब देखिए वी नॉट अपॉन रूट 2, वी नॉट अपॉन रूट 2 किसके बराबर है, वी नॉट अपॉन रूट 2 वी आर एम एस एंड आई नॉट अपॉन रूट 2 किसके बराबर, आई आर एम एस। सो वी नॉट अपॉन रूट 2 की जगह मैं लिखूंगा वी आर एम एस इंटू यहाँ पे आई नॉट अपॉन रूट 2 की जगह मैं लिखूंगा आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। क्लियर, ये एक और इक्वेशन हमारे पास किसके लिए आई, एवरेज पावर के लिए। सो चाहे आप पहली वाली इक्वेशन का यूज़ करो या फिर आप दूसरी वाली इक्वेशन का यूज़ करो, इस इक्वेशन को नाम रखेंगे आप इक्वेशन भी, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। सो ये हमारे पास है पावर की डेरिवेशन। आई होप आपने इसको नोट डाउन किया होगा। सो क्लियरली आपको दिख रहा है देयरफॉर जो हमारे पास एवरेज पावर है, क्लियर, पी एवरेज ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है किस पे डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन कॉस फाई। क्लियर, सो ये किस पे डिपेंडेंट है, कॉस फाई। दैट इज, ऐसे आप लिखोगे दैट इज पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट डिपेंड्स ऑन, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है पावर इन एसी सर्किट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है, फेज एंगल, डिपेंड्स ऑन फेज एंगल किसके बीच, बिटवीन वी एंड आई, यानी कि वोल्टेज एंड करंट के बीच। क्लियर, सो पावर डिपेंड्स ऑन कॉस फाई या फिर पावर इन एसी
सर्किट डिपेंड्स ऑन फेज एंगल बिटवीन वी एंड आई। सो ये हमारे पास है पावर की डेफिनेशन डेरिवेशन। आई होप आपने अच्छे से इसको देखा होगा एंड आपने इसको नोट डाउन किया होगा। नाउ इसी डेरिवेशन को हम देखते हैं किसके लिए, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट के लिए, देन प्योर कैपेसिटर वाले सर्किट के लिए एंड प्योर इंडक्टर वाले सर्किट के लिए। क्लियर। सो देखिए, अगर मैं प्योर रेजिस्टर की बात करूं, कल हमने देखा था उसके लिए जो फेज डिफरेंस हमारे पास होता था वो ज़ीरो होता था। दियरफॉर अगर फाई हमारे पास ज़ीरो है, दियरफॉर जो कॉस फाई होता है हमारे पास, कॉस फाई अगर ज़ीरो यानी कि कॉस ज़ीरो हमारे पास जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। दियरफॉर इस इक्वेशन को कहाँ पे ले जाइए, पी एवरेज वाली इक्वेशन में। सो पी एवरेज वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, वो बनेगी पी एवरेज बनेगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, क्योंकि कॉस फाई हमारा कितना बना, कॉस फाई हमारा 1 बना। सो ये इक्वेशन है पावर की किसके लिए, क्लियर। ये इक्वेशन है पावर, क्योंकि कॉस फाई हमारा 1 बना। ये इक्वेशन है पावर की किसके लिए, प्योर रेजिस्टेंस के लिए। सिमिलरली अब प्योर कैपेसिटर के लिए, प्योर कैपेसिटर हमारे पास फेज डिफरेंस कितना होता था, π/2। क्लियर, फेज डिफरेंस हमारे पास होता था π/2। सो कॉस π/2, क्लियर, यानी कि कॉस 90 कितना हमारे पास होता है, ज़ीरो। दियरफॉर अगर कॉस ज़ीरो, जब आप इस इक्वेशन में कॉस ज़ीरो पुट करोगे, सो यानी कि कॉस 90 पुट करोगे, यानी कि वो कॉस 90 ज़ीरो बना। सो ज़ीरो इंटू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस वो बनेगा ज़ीरो। दियरफॉर पी एवरेज कितना बनेगा, ज़ीरो। दियरफॉर एवरेज पावर जो होगा वो होगा ज़ीरो। किसके लिए, अगर हमारे पास क्या होता है, प्योर कैपेसिटर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, प्योर कैपेसिटर सर्किट, क्लियर, प्योर कैपेसिटिव सर्किट मैं बोलूँगा। सो उसके लिए हमारे पास एवरेज पावर होता है ज़ीरो। ये आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, इस स्टेज का आप अच्छे से ध्यान रखोगे। सिमिलरली प्योर इंडक्टिव सर्किट, इसके लिए जो हमारे पास फेज डिफरेंस होता है वो होता है -90 डिग्री। क्लियर। अच्छा, दियरफॉर -π/2 एंड वी नो दैट कॉस माइनस थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा, एंड आई कैन राइट इट एज कॉस माइनस थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा। आई कैन राइट इट एज कॉस π/2 एंड कॉस π/2 अगेन हमारे पास ज़ीरो होता है। क्लियर। सो अगेन जब आप उसको एवरेज वाली इक्वेशन में पुट करोगे, एवरेज पावर वाली इक्वेशन में, क्योंकि कॉस 90 ज़ीरो हमारे पास होता है, सो पी एवरेज विल कम आउट टू बी अगेन ज़ीरो। पी एवरेज विल कम आउट टू बी अगेन ज़ीरो। सो ये है कंडीशंस। क्लियर। अलग अलग हमारे पास सर्किट्स के लिए, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस एंड प्योर इंडक्टेंस के लिए। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। दिस इज इक्वेशन फॉर प्योर रेजिस्टेंस, ये प्योर कैपेसिटर, ये प्योर इंडक्टर। सो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में अच्छे से, note in an AC circuit the power is consumed only by resistance, the power consumed by inductor and capacitor is zero. Very important from objective point of view. Therefore power losses in AC circuit will be minimum कब, जब हमारे पास रेजिस्टेंस जो होगी वो लो होगी। सो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे, ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। क्लियर। नाउ आगे बात करेंगे हम अपेरेंट पावर की। क्लियर। अपेरेंट पावर, अपेरेंट पावर कुछ नहीं हमारे पास होता है, इट इज़ बेसिकली दी प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट किसका, वर्चुअल पावर एंड वर्चुअल करंट का। क्लियर। अपेरेंट पावर जो हमारे पास होता है इट इज़ दी प्रोडक्ट किसका, वर्चुअल वोल्टेज एंड वर्चुअल करंट का। क्लियर। किसमें, एक सर्किट में। इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल क्या, इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल पावर, इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल पावर। दियरफॉर जो हमारे पास पी वर्चुअल होता है इट इज़ बेसिकली क्या, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। क्लियर। ये हमारे पास होता है पी वर्चुअल, पी वर्चुअल हमारे पास होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। क्लियर। एंड वी नो दैट वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस हमारे पास किसके बराबर है, वी नॉट आई नॉट अपॉन टू, या फिर वी नॉट आई नॉट अपॉन √2 इंटू √2 वो बनेगा किसके बराबर, 2 के बराबर। ये हमारे पास है पी वर्चुअल। क्लियर। ये हमारे पास है वर्चुअल इक्वेशन, वर्चुअल पावर की इक्वेशन। दियरफॉर आपको क्लियरली दिख रहा होगा वर्चुअल पावर में हमारे पास कॉस फाई वाली टर्म नहीं आ रही है, उसका वैल्यू कितना बन रहा है, 1। वो कब बनेगा, जब हमारे पास कॉस फाई कितना होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। क्लियर। ज़ीरो के बराबर होगा यानी कि प्योर रेजिस्टर होगा। क्लियर। कॉस फाई हमारे पास यानी कि फाई हमारे पास कितना होना चाहिए, ज़ीरो। सो दियरफॉर इट इज़ डिफाइंड फॉर प्योर रेजिस्टर। किसके लिए डिफाइन है, प्योर रेजिस्टर के लिए, क्योंकि अभी हमने देखा जो प्योर रेजिस्टर हमारे पास होता है, प्योर रेजिस्टर हमारे पास होता है, उसके लिए अभी हमने देखा
देखिए उसके लिए हमने देखा फाई कितना 0, अगर फाई 0 कॉस फाई कितना बनेगा 1, दियर फोर कॉस फाई ये कितना बना, ये हमारा 1 बना। क्लियर, कॉस फाई हमारा 1 बना क्योंकि फाई हमारा 0 है। क्लियर, कॉस फाई हमारा कितना बना, कॉस फाई हमारा 1 बना क्योंकि फाई हमारा 0 है। इसीलिए मैं कहूँगा ये जो अपरेंट पावर है आप इसको बोल सकते हो कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारे पास। क्लियर, क्योंकि ये किसको इन्वॉल्व कर रहा है, प्योर रजिस्टर को इन्वॉल्व कर रहा है। सो ये हो गए 3 टाइप्स के पावर। नाउ लास्ट पे हमारे पास पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कुछ नहीं हमारे पास होता है, इट इज़ बेसिकली कॉस फाई। क्लियर, कॉस फाई, एंड इसको मैं बोल सकता हूँ हमारे पास, अगर आप कॉस फाई को निकालो, क्लियर, इट इज़ द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द अपेरेंट पावर। सो मैं बोलूँगा कॉस फाई जिसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, इट इज़ इक्वल टू ट्रू पावर रेशियो ऑफ ट्रू पावर अपॉन में अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर, ट्रू पावर यानी कि एवरेज पावर, पी एवरेज अपॉन पी अपेरेंट। क्लियर, जिसको मैं नाम दूंगा पी वी का। क्लियर, या फिर पी आप ए पी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। क्लियर, क्योंकि देखिए एवरेज पावर हमारे पास कितना था, या फिर ट्रू पावर वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाई। अच्छा, ऐसे भी आप लिखेंगे, आपकी मर्जी। वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाई के बराबर। अच्छा, वर्चुअल पावर ये हमारा अपरेंट पावर कितना निकला, अपरेंट पावर हमारा निकला वी नॉट आई नॉट अपॉन 2। क्लियर, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सो ये हमारे पास है कॉस फाई या फिर पावर फैक्टर। अच्छा, एक और डेफिनेशन पावर फैक्टर की, इट इज़ आल्सो द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस। क्लियर, दियर फोर जो कॉस फाई हमारे पास होता है ये किसका रेशियो है, प्योर ओमिक रेजिस्टेंस डिवाइड बाई इम्पीडेंस यानी कि आर बाई जेड। क्लियर, एक और इक्वेशन किसके लिए, पावर फैक्टर के लिए। एक एक इक्वेशन का आप ध्यान रखोगे। दियर फोर ये हमारे पास जो पावर फैक्टर होता है इट इज़ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, क्योंकि ऊपर भी रेजिस्टेंस नीचे भी रेजिस्टेंस, क्योंकि इम्पीडेंस हमारे पास जो होती थी LCR सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास होती थी। क्लियर, दियर फोर इट इज़ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। नाउ अगर हम केसेस की बात करें, स्पेशल केस की पावर फैक्टर के लिए, पहले हमारे पास है प्योर रेजिस्टेंस। जो हमारे पास प्योर रेजिस्टेंस है, प्योर रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास जो फेज एंगल होता है दैट इज़ 0। अगर फाई 0 दियर फोर, अगर फाई 0 दियर फोर जो कॉस फाई हमारे पास होगा वो कितना होगा, कॉस फाई हमारे पास 1 होगा इस कंडीशन में। क्लियर, अच्छा, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर, इस कंडीशन में हमारे पास दोनों में जो फाई बनता है फेज एंगल हमारे पास कितना बनता है 90 डिग्री, एंड वी नो दैट कॉस 90 हमारे पास कितना होता है 0। दियर फोर इसमें जो पावर फैक्टर बनेगा कॉस फाई वो कितना बनेगा 0। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। सो बेसिकली पावर फैक्टर इज नथिंग, इसको हम डिनोट करते हैं कॉस फाई से। क्लियर, सो प्योर रेजिस्टेंस के लिए कॉस फाई का वैल्यू, पावर फैक्टर का वैल्यू, क्योंकि कॉस फाई हमारे पास पावर फैक्टर का वैल्यू 1, प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर के लिए पावर फैक्टर का वैल्यू 0। नाउ सीरीज RL सर्किट। क्लियर, सीरीज RL सर्किट की बात हम करेंगे, अच्छे से देखेंगे आप। सीरीज RL सर्किट में हमारे पास जो Z होता है इम्पीडेंस, इसका वैल्यू होता है हमारे पास √R² प्लस XL²। क्लियर, XL²। क्लियर, एंड जो कॉस फाई होता है इसमें हमारा इट इज़ R बाई जेड। कॉस फाई जो हमारा होता है इसमें इट इज़ R बाई जेड। क्लियर, एंड जेड का वैल्यू हमने यहाँ पे देखा ऑलरेडी। क्लियर, सो आई कैन राइट इट एज, ये हमारे पास होता है R अपॉन जेड का वैल्यू R² प्लस XL²। सो दिस इज़ द इक्वेशन। क्लियर, ये हमारे पास होती है इक्वेशन, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अगेन आप इसको इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट भी यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे। क्लियर, आर हमारे पास रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, वोल्टेज अपॉन करंट, यानी कि यहाँ पे लिखोगे आप VR अपॉन आई, नीचे R² यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट, बट यहाँ पे लिखोगे आप VR। क्लियर, यहाँ पे स्क्वायर नीचे आई, अच्छा, प्लस XL। क्लियर, XL भी हमने अच्छे से देखा था, ये हमारे पास क्या होता था VL अपॉन आई। सो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, VL अपॉन आई का होल स्क्वायर, चाहे आप ये इक्वेशन लिखो या फिर ये। क्लियर, सो दिस इज द पावर फैक्टर। नाउ सीरीज RC सर्किट, सीरीज RC सर्किट जो होता है हमारे पास, इसमें जो Z हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली R² प्लस XC²।
क्लियर, क्योंकि LCR सर्किट में हमने ऑलरेडी कल जड़ को कैलकुलेट किया था। ये हमारे पास होता था √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर। सो अगर हमारे पास प्योर RC सर्किट होगा उसमें XL का वैल्यू 0 होगा। अगर हमारे पास RL सर्किट होगा उसमें क्या होगा, RL वाले सर्किट में XC का वैल्यू 0 होगा एंड RC में XL का वैल्यू 0 होगा। क्लियर। सो सीरीज RC सर्किट के लिए जड़ कितना, RC² √RC² प्लस XC²। देयरफॉर अगेन जो cos फाई हमारे पास होता है इट इज़ R बाई जड़। ऊपर हमने देखा दूसरी डेफिनेशन में cos फाई हमारे पास होता है R बाई जड़। अगेन यूज़ करिए, जड़ का वैल्यू इसमें पुट करिए। सो आप लिख सकते हो इसको R अपॉन जड़ कितना हमारे पास R² प्लस XC²। क्लियर। सिमिलरली अगर हमारे पास है LCR सर्किट, इसके लिए हमारे पास जो cos फाई होगा अगेन दिस विल बी R बाई जड़। सो R जड़ का वैल्यू पुट करिए, सो इट विल कम आउट टू बी R अपॉन नीचे जड़ का वैल्यू, जड़ हमारे पास R² प्लस यहाँ पे XL माइनस XC का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास पावर फैक्टर की अलग अलग इक्वेशंस निकल के आई। क्लियर। ये हमारे पास पावर फैक्टर की अलग अलग इक्वेशंस निकल के आई या फिर वैल्यूज निकल के आए। सो प्योर रेजिस्टेंस के लिए पावर फैक्टर 1, प्योर इंडक्टर के लिए 0, RL सर्किट के लिए इतना, अच्छा RC सर्किट के लिए इतना, LCR सर्किट के लिए इतना हमारे पास होता है पावर फैक्टर। सो इन चीज़ों को आप नोट डाउन करोगे। क्लियर। लास्ट पे है रेजोनेंस। रेजोनेंस में हमारे पास पावर फैक्टर एट रेजोनेंस वी नो दैट जो XL हमारे पास होता है इट इज़ इक्वल टू XC। क्लियर। इट इज़ इक्वल टू XC। देयरफॉर उसमें हमारे पास जो जड़ होता था वो किसके बराबर, R के बराबर होता था। क्लियर। जड़ हमारे पास R के बराबर होता था। आई होप आपको याद अच्छे से आ रहा होगा। क्लियर। आपको अच्छे से याद आ रहा होगा। एंड वी नो दैट जो cos फाई हमारे पास होता है इट इज़ R बाई जड़ बाई डेफिनेशन। क्लियर। सो जड़ इज इक्वल टू R। सो जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे दिस विल कम आउट टू बी जड़ R के बराबर। सो यू कैन राइट R बाई R और जड़ बाई जड़ ये किसके बराबर निकलेगा, 1 के बराबर। सो cos फाई जो हमारा निकला ये निकला 1। cos फाई हमारा 1 कब होता है, जब हमारे पास जो फाई होता है इट इज़ 0। क्लियर। जब हमारे पास जो फाई होता है इट इज़ 0। अच्छा देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो हमारे पास पावर फैक्टर की वैल्यू होती है इट इज़ 0 to 1। क्लियर। जो हमारे पास पावर फैक्टर की वैल्यू होती है इट इज़ 0 to 1, यानी कि जो पावर फैक्टर हमारे पास होगा cos फाई जो हमारे पास होगा इसका वैल्यू हमें कितना होगा, खाली 0 to 1, यानी कि इस रेंज में हमें पावर फैक्टर मिलेगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 अप टू 0.9 अप टू 1। क्लियर। अच्छा देन पावर फैक्टर इज बेसिकली द पावर लॉस्ट इन द सर्किट। अगर हम बेसिक मीनिंग इसकी निकालें तो पावर फैक्टर हमारे पास क्या होता है, पावर लॉस्ट इन दिस सर्किट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पावर। क्लियर। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, आपने इसके नोट्स भी अच्छे से बनाए होंगे। नाउ कमिंग टू जनरेटर। क्लियर। AC जनरेटर या फिर इसको डायनामो भी बोला जाता है। क्लियर। अच्छा जल्दी जल्दी इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे। AC जनरेटर, AC जनरेटर हमारे पास डिवाइस होती है। क्लियर। कौन सी डिवाइस, जो कि क्या करती है, जो कि हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्लियर। यानी कि इट इज़ अ डिवाइस यूज टू ऑब्टेन द सप्लाई ऑफ अल्टरनेटिंग EMF बाय कन्वर्टिंग रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है हमारे पास, जो जनरेटर हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहा है ये किससे दे रहा है या फिर कहाँ से आ रहा है। सो इसका जो सोर्स होता है इट इज़ बेसिकली आर्मेचर कॉयल। अभी हम इसकी बात करेंगे। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर कॉयल। सो आर्मेचर कॉयल से हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर्मेचर कॉयल। सो ये जो कॉयल आपको दिख रही होगी, क्लियर,
ये हमारे पास ये है आर्मेचर कॉयल। सो इसी के रोटेशन के बदौलत यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। देन प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, अगेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे। सो हमारे पास जो एसी जनरेटर होता है या फिर डायनामो, इट इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमेना या फिर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड वी ऑल नो दैट ईएमआई हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास हो ये होता है कि जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद है, कॉयल चेंज होता है, सो उसके कारण क्या होता है, यानी कि कॉयल रोटेट करती है। सो हमने देखा था मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, तीन तरीके हमारे पास होते थे। क्लियर, रोटेशन भी हमारे पास एक था वहाँ पे, या फिर ओरिएंटेशन। देन ईएमएफ हमारे पास इंड्यूस होता है, यानी कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉयल में। क्लियर, ये है सीधा साधा प्रिंसिपल एसी जनरेटर का। देन कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना होगा, जो एसी जनरेटर होता है हमारा, इट कॉन्सिस्ट ऑफ क्या क्या, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हमारे पास यहाँ पे। देन कॉयल, क्लियर, ये वाली कॉयल यानी कि आर्मेचर कॉयल। देन यहाँ पे स्लिप रिंग्स, ग्रेफाइड ब्रश, अगेन आर्मेचर कॉयल लिखा है, एंड एन एक्सटर्नल सर्किट। सो ये चीज़ें हमारे पास इसमें होती हैं। सो कॉयल भी आपको यहाँ पे दिख रही है, कॉयल का एक साइड मैंने एम लिया है, दूसरा एन, ये ओ, ये पी। क्लियर, एंड जो कॉयल हमारे पास है ये क्या करेगी, इस पे यहाँ पे टॉर्क लगेगा, ये कॉयल हमारे पास और रोटेशन करेगी। क्लियर, ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। क्लियर, रोटेट करेगी। अच्छा, जब ये 90 डिग्री से रोटेट करेगी, उस टाइम जब ये ऐसे मुड़ेगी आपको खाली ओ और पी दिखेगा। क्लियर, जब ये क्या करेगी, पूरा 180 डिग्री रोटेट, सो होगा क्या यहाँ पे, ये हमारा पी इधर की ओर जाएगा, ओ इधर की ओर, एन इधर की ओर आएगा, एम इधर की ओर आएगा। इसकी ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, अगर आपको याद होगा। क्लियर, या फिर आपने ध्यान से देखा होगा वीडियो को। सो देखिए, ये हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारे पास है ब्रश, यहाँ पे दिस इज़ ब्रश। क्लियर, ब्रश B1। अच्छा, यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ ब्रश 2। एंड ये जो रिंग्स आपको दिख रही है ये हमारे पास है यहाँ पे रिंग्स। क्लियर, ये हमारे पास है रिंग्स। कौन सी रिंग्स, इनको हम स्लिप रिंग्स बोल रहे हैं। क्लियर, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग्स। सो ऐसे आप डायग्राम भी बनाओगे अपने एग्जाम में, यही डायग्राम अच्छे से आप बनाओगे। क्लियर, सो एक साइड में हमारे पास नॉर्थ पोल एंड दूसरे साइड में हमारे पास क्या, यहाँ पे साउथ पोल। सो ऐसी हमारी डायरेक्शन होगी किसी मैग्नेटिक फील्ड की, ये हमारी डायरेक्शन होगी किसी मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे अच्छे से। क्लियर, सो एंड यूँ हमारी जो कॉयल होगी वो रोटेट करेगी। क्लियर, वो रोटेट करेगी। नाउ जब हमारी कॉयल रोटेट करेगी, वर्किंग पे आते हैं, वर्किंग पे आते हैं। देखिए, व्हेन कॉइल इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमारी कॉइल है। क्लियर, जब आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे, फोर्स इन कॉइल एम एन इज अपवर्ड, जो हमारे पास कॉइल एम एन है। क्लियर, एम एन वाली पोर्शन, इसमें जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। एंड जो एम एन है इट मूव्स अपवर्ड, एंड ओ पी जो हमारे पास है, ओ पी मूव्स इनवर्ड। जो ओ पी हमारे पास है, क्योंकि ये हमने रखा है एम, एंड देखिए ये हमने रखा है एम, ये एन, ये ओ, ये पी। सो ये वाला नीचे की ओर आएगा, ये ऊपर की ओर आएगा। क्लियर, सो ये क्या करेगा, ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। क्लियर, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंजेस, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बाई इक्वेशन दिखाया था वहाँ पे। क्लियर, देयरफॉर अगर फ्लक्स चेंज होगा, करंट क्या होगी, करंट भी इंड्यूस होगी कॉइल में। एंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल जब आप यूज़ करोगे, सो पहले क्या होगा, यहाँ पे जो पाथ होगी करंट की वो होगी फ्रॉम एम एन ओ पी। क्लियर, एम एन ओ पी। क्लियर, सो अगर ये एम है, ये एन है, ये ओ है, ये पी, सो पाथ कुछ यूँ होगी करंट की पहले। क्लियर, देन आफ्टर हाफ रोटेशन, जब हाफ रोटेशन होगी, हाफ रोटेशन मतलब ओ इधर, पी इधर, अच्छा एन इधर हमारा, एम इधर हमारा गया। क्लियर, सो होगा क्या, एम एन एंड पी ओ विल इंटरचेंज, बिल्कुल देयर पोजिशन इज दस इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल आल्सो चेंज, देयरफॉर करंट की डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज होगी। क्लियर, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होगी, देयरफॉर होगा क्या, यहाँ पे एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। क्लियर, अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास प्रोड्यूस होगी। एंड नाउ अब जो करंट होगी वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी हमारे पास, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास प्रोड्यूस होगी। नाउ अगर मैं थ्योरी की बात करूँ, थ्योरी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्लियर, सो आप लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम लेंज़ेस लॉ। क्लियर, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज
गिवन बाय, क्लियर, जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ इट इज़ ई माइनस एन डी फाई बाई डी टी। बेसिकली इसकी इस इक्वेशन की डेरिवेशन ऑलरेडी हमने एक बार की है, अगर आपको याद होगा, क्लियर, जब हमने मेथड्स पढ़े थे फ्लक्स को चेंज करने का, क्लियर। एंड जो हमारे पास फाई होता है वी ऑल नो दैट, क्लियर, ये इक्वेशन 1 हमारे पास। फाई हमारे पास होता है बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा, क्लियर, बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा हमारे पास। फाई लिखा मैंने, इट इज़ कॉस थीटा हमारे पास। एंड थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के बराबर। आई कैन राइट इट एज बी ए कॉस ओमेगा टी, क्लियर। सो ये हमारे पास क्या निकला, ये हमारे पास फाई निकला। सो इस इक्वेशन को नाम आप दोगे क्या, इक्वेशन 2 यहाँ पे, क्लियर। ये हमारे पास फ्लक्स निकला, बट कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, इस इक्वेशन को नाम आप दोगे यहाँ पे 2। सो इसको आप पुट करेंगे 1 में। सो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्लियर, जो हमारे पास ई होगा ये कितना होगा, ये होगा माइनस एन, अच्छा, डी फाई अपॉन डी टी। अच्छा, आई कैन राइट इट एज डी बाई डी टी ऑफ फाई की जगह बी ए कॉस ओमेगा टी, क्लियर, बी ए कॉस ओमेगा टी। सो होगा क्या, यहाँ पे बी और ए को बाहर निकालिए, दिस विल कम आउट टू बी एन बी ए, क्लियर, दिस विल कम आउट टू बी एन बी ए। अंदर आपको इंटीग्रेशन करनी होगी विद रेस्पेक्ट टू टी। सो डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, क्योंकि हमारे पास बी एंड ए जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं। ऑलरेडी ये डेरिवेशन हमने की है, बस एक बार फिर से यहाँ पे आपको लिखना है, क्लियर। सो कॉस ओमेगा टी, दिस विल कम आउट टू बी, कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, माइनस साइन, सो इनटू में माइनस साइन यहाँ पे, क्लियर, ओमेगा टी, क्लियर, ओमेगा टी डिफरेंस, सॉरी यार, इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। सो हाँ, कॉस की डिफरेंशिएशन हमारे पास होती है माइनस साइन, साइन की होती है कॉस, सो माइनस साइन ओमेगा टी इनटू, अब डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं ओमेगा टी की इंटरनल डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या बनेगी, दिस विल कम आउट टू बी ओमेगा, देयरफॉर माइनस और माइनस प्लस हमारा, दिस विल कम आउट टू बी एन बी ए, एन बी ए। इस ओमेगा टी की इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या बनी, ओमेगा, ओमेगा को थोड़ा हम ऐसे लाएंगे, एन बी ए ओमेगा इनटू में यहाँ पे साइन ओमेगा टी, इनटू में हमारे पास यहाँ पे साइन ओमेगा टी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया, क्लियर। सो इसी को हम बोलते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन बनी, क्लियर, ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन बनी, क्लियर, ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन बनी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, जो हमारे पास एन बी ए और ओमेगा है, क्लियर, एन बी ए ओमेगा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ई मैक्स, क्लियर, इसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड जो हमारे पास होता है, इट इज़ एन बी ए ओमेगा, क्लियर, इट इज़ इक्वल टू बेसिकली एन बी ए ओमेगा। चाहे आप ये इक्वेशन रखो एंड साथ ही में इसको भी याद रखना कि मैक्सिमम जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है इट इज़ बेसिकली इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। सो दिस इज़ दी थ्योरी। सो थ्योरी में आपको ये लिखना था। सो ये हो गया हमारा यहाँ पे जनरेटर। सो जनरेटर में डेफिनेशन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ लिखेंगे, देन कंस्ट्रक्शन, ऐसे आप फिगर को बनाओगे, देन ये ऐसे ही लिखोगे आप वर्किंग, क्लियर, जो मैंने फिगर बनाई है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्किंग भी है, क्लियर। देन थ्योरी लिखोगे, थ्योरी में आप ये लिखोगे, क्लियर, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ कितना हुआ, क्लियर, एंड मैक्सिमम ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ। देन हम आएंगे लास्ट पे किस पे, ट्रांसफार्मर पे, क्लियर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ ट्रांसफार्मर। फिर हम आएंगे चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 एक ही वीडियो में ख़त्म होगा, क्लियर, वो एक ही वीडियो में ख़त्म होगा, काफ़ी ईजी टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ डेफिनेशन, अगर मैं ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन की बात करूँ, जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है ये बेसिकली क्या करता है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, क्लियर, जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है, क्लियर, ये किसको कन्वर्ट करता है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में। देखिए ट्रांसफार्मर तो आपने देखा होगा, ये हमारे पास है ट्रांसफार्मर, ये आपने देखा होगा, क्लियर, ये आपने देखा होगा, क्लियर। अब देखिए ये जो ट्रांसफार्मर हमारे पास होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपका कोई, अगर आपको बोलेगा कोई इसका यूज़, सो ये क्या करता है, ये ट्रांसमिशन करता है एसी को ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, यानी कि इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, ओवर
लॉन्गर डिस्टेंस, अगर आपको यूज़ कोई पूछे, क्लियर, एट हाई वोल्टेजेस, एट हाई वोल्टेजेस, एट हाई वोल्टेजेस। सो ये है यूज़ किसका, ट्रांसफार्मर का, क्या करना, ट्रांसमिशन करना, किसका ट्रांसमिशन करना, ट्रांसमिशन ऑफ एसी और लॉन्गर डिस्टेंस एट हाई वोल्टेजेस, क्लियर। ये किसका काम होता है, ट्रांसफार्मर का। बेसिकली ये लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, क्लियर, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में। सो देखिए डेफिनेशन। सो जो ट्रांसफार्मर हमारे पास होता है ये किसको कन्वर्ट करता है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में। एंड ये आप यहाँ पे इसका यूज़ याद रखोगे अलग से। अच्छा देन अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें, जो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर हमारे पास होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। इट कैन बी कोर टाइप या फिर शल टाइप। यहाँ पे शल, SHELL, शी नहीं, शल टाइप, क्लियर। या तो इसमें शल होगा या तो इसमें कोर होगा, क्लियर, या तो इसमें कोर होगा। देखिए जब हमारे पास जो कोर टाइप होता है इसमें जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं हमारे पास, देखिए अगर हम वाइंडिंग्स की बात करें, ये जो आपको दिख रहा है दीज आर प्राइमरी वाइंडिंग्स। एंड ये जो आपको दिख रहा है दीज आर सेकेंडरी वाइंडिंग्स, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग्स। आपको दिख रहा होगा फिगर में ये, क्लियर, ये हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग्स या फिर प्राइमरी कॉइल, ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग्स, क्लियर। सो देखिए जब हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स डिफरेंट आर्म्स पे होती हैं, इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं, कोर टाइप। ये जो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ था ये क्या था, कोर टाइप का। ये है प्राइमरी कॉइल, ये है सेकेंडरी कॉइल, इनकी अलग अलग आर्म्स पे, ये हमारे पास होता है कोर टाइप। जो शेल टाइप होता है इसमें जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं दे आर ऑन सेम आर्म, क्लियर। इनकी इस टाइप से हमारे पास ट्रांसफार्मर, ऐसे हमारे पास क्या होंगी, ऐसे हमारे पास यहाँ पे कॉइल्स होंगी, क्लियर। इस ऐसे हमारे पास कॉइल होंगी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देन कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, इनकी इट कॉन्स ऑफ टू कॉइल्स, दो कॉइल्स हमारे पास होती हैं, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी। एक तरफ से प्राइमरी कॉइल, दूसरी तरफ से यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल दिख रहा होगा आपको, दिस इज प्राइमरी कॉइल एंड ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। एंड साथ ही में बीच में क्या लगा होता है, सॉफ्ट आयरन कोर, जिसपे ये वाउंडेड होती है। अच्छा प्राइमरी कॉइल जो होती है इट इज़ कनेक्टेड टू AC सोर्स, जो प्राइमरी कॉइल होगी ये AC सोर्स से कनेक्टेड होगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राइमरी कॉइल, ये AC बना हुआ है। एंड जो सेकेंडरी कॉइल हमारे पास होती है बेसिकली इट इज़ कनेक्टेड टू लोड या फिर आउटपुट, क्लियर, जो हमारे पास आउटपुट होता है उसके साथ कनेक्टेड होती है, क्लियर। नाउ अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, JK बोर्ड्स में ऑलरेडी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, वाई लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, यानी कि सॉफ्ट आयरन कोर का क्यों यूज़ हम करते हैं ट्रांसफार्मर में। दो रीज़न आप दोगे, पहला बिकॉज ऑफ इट्स हाई परमिएबिलिटी, अच्छा दूसरा एनर्जी लॉसेस ड्यू टू इडी करंट में भी मिनिमाइज्ड, क्योंकि इसमें इडी करंट लॉसेस होती हैं, इडी करंट क्या होता है यहाँ पे, लॉसेस होते हैं ड्यू टू इडी करंट, वो मिनिमाइज हो सकते हैं। इसीलिए हम किसको यूज़ करते हैं, इसीलिए हम लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करते हैं। एंड आगे जाकर हम लॉस इन ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, वहाँ पे अगेन इस टर्म का आप यूज़ करोगे। अच्छा देन प्रिंसिपल, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, अगेन जो हमारे पास वर्किंग है या फिर वर्किंग प्रिंसिपल है किसका, ट्रांसफार्मर का, इट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगेन म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास होता क्या है, जब एक EMF इंड्यूस होता है किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, क्लियर। EMF इंड्यूस होता है किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। किस कारण सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस होता था, ये हमारे पास है सेकेंडरी कॉइल। इसमें किस कारण EMF इंड्यूस होगा, जब हमारे पास करंट, एक चेंजिंग करंट आएगी किसमें, प्राइमरी कॉइल में, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन याद रखिएगा, क्लियर। सेल्फ इंडक्शन नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है हमारा ट्रांसफार्मर। एंड यूज ऑलरेडी मैंने आपको लिखाया। सो डेफिनेशन, types of transformer, construction, why laminated soft iron core, then principle and use। आगे बढ़ते हैं, आगे वर्किंग, then types of transformer, step up step down, ideal and losses। now वर्किंग, अगर हम वर्किंग की बात करें, क्लियर, अगर हम वर्किंग की बात करें, ये हमारे पास है ट्रांसफार्मर यहाँ पे, क्लियर। अच्छा ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल जो कि किसके साथ कनेक्टेड होती है, AC सोर्स के साथ कनेक्टेड होती है। यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी कॉइल, क्लियर, ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल, अच्छा, जो कि लोड के साथ कनेक्टेड होती है। अच्छा वर्किंग, विन एवर ए चेंजिंग करंट इज पास्ड थ्रू दी प्राइमरी कॉइल, जो हमारे पास ये प्राइमरी कॉइल है हमारे पास,
ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। जब भी प्राइमरी कॉइल में चेंजिंग करंट आती है उस कारण क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, यानी कि वही म्यूचुअल इंडक्शन वाला। सो ये आप वर्किंग में लिखोगे। क्लियर। नाउ अगर हम थ्योरी की बात करें, सो जो मेरे पास प्राइमरी कॉइल है, लेट इसकी जो टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ये मैं रखूँगा एन पी। क्लियर। एंड जो मेरे पास सेकेंडरी कॉइल है इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स मैं रखूँगा वो रखूँगा मैं एन एस, या फिर किसी बुक में आपको N1 लिखा होगा एंड N2 लिखा होगा। चलिए इसको लिखते हैं। क्लियर। थ्योरी, लेट एन पी, और दोनों चीज़ें मैं लिखाऊंगा N1 इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी को मैं लिखूंगा 1 डिग्री से। क्लियर। सिमिलरली NS आप एग्जाम में लिखना PRIMARY। क्लियर। अच्छा, NS और N2 भी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, अब देखिए लेट हमारे पास अच्छा, ये हमारे पास क्या है, देखिए एक साइड से हमारे पास क्या है, एक साइड से हमारे पास क्या होगा, अप्लाइड ईएमएफ या वोल्टेज। क्लियर। उसके कारण हमारे पास क्या होगा, उस अप्लाइड ईएमएफ और वोल्टेज के कारण हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। क्लियर। ईएमएफ या क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर वोल्टेज हमारे पास प्रोड्यूस होगा। क्लियर। अगर यहाँ से हम बोलेंगे E1 प्राइमरी कॉइल में, यहाँ से हमारे पास E2। क्लियर। यहाँ से E2। सो मैं बोलूँगा यहाँ पे लेट E1, और आप ले लो V1, किसी बुक में V1 भी लिखा होगा, इनपुट वोल्टेज। क्लियर। इनपुट वोल्टेज। अच्छा, E2 इनपुट का काम कौन कर रहा है, प्राइमरी कॉइल। अच्छा, E2 एंड V2 भी, E2 और V2 भी आउटपुट वोल्टेज। क्लियर। आउटपुट वोल्टेज। अच्छा, भी आउटपुट वोल्टेज। नाउ आपको एज्यूम क्या करना है, नाउ एज्यूम, this is very important statement here, now assume that the resistance of, बस छोटी सी इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी, घबराना नहीं है। the resistance of input as negligible, the resistance of input as negligible, यानी कि R को हमने क्या माना, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। क्लियर। R को हमने माना अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। अच्छा, एंड अगर हमारे पास फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा है, एंड इफ देयर इज नो फ्लक्स लीकेज, यानी कि लॉसेज नहीं हो रहे हैं ट्रांसफार्मर में। क्लियर। लॉसेज नहीं हो रहे हैं ट्रांसफार्मर में। नाउ एज्यूम दैट द रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट एज नेग्लिजिबल, यानी कि R इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, एंड इफ देयर इज नो फ्लक्स लीकेज, देन आई कैन राइट जो हमारे पास टोटल, या फिर हमारे पास जो E प्लस माइनस E1 होगा अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा हमारे पास, क्योंकि जो रेजिस्टेंस हमने एज्यूम की, रेजिस्टेंस को हमने कितना एज्यूम किया, 0 एज्यूम किया। यहाँ पे मैं लिखूँगा E माइनस E1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। E माइनस E1 इज इक्वल टू 0, और जो हमारे पास E होगा ये किसके बराबर होगा, E1 के बराबर। क्लियर। एंड वी नो दैट जो हमारे पास E होता है इट इज़ माइनस NdΦ/dt, देयरफॉर आई कैन राइट जो E1 होगा मेरे पास, इसको मैं लिखूँगा माइनस N1 dΦ/dt। सिमिलरली आई कैन राइट जो हमारे पास E2 होगा, ये किसके बराबर होगा, ये होगा माइनस N2 dΦ/dt, या फिर आप N1 की जगह यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, NP, एंड N2 की जगह आप यहाँ पे NS भी लिख सकते हो। क्लियर। आपकी मर्जी। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्लियरली जब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को आपस में लोगे, रेशियो में लोगे, E1/E2, वहाँ पे क्या होगा, dΦ/dt कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, हमारे पास क्या निकलेगा, जब आप रेशियो लोगे इन दो इक्वेशन का, E1/E2, वो हमारे पास निकल के आएगा N1/N2। समझ में आया होगा।
E1/E2 हमारे पास निकल के आएगा N1/N2, और आई कैन राइट हियर जो हमारे पास E1 की जगह मैं लिख सकता हूँ V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2, क्लियर। या फिर N1 एंड N2 की जगह मैं लिख सकता हूँ NP और NS, और अच्छा V1 की जगह मैं VP भी लिख सकता हूँ इनकी प्राइमरी कॉइल के लिए, VS इनकी सेकेंडरी कॉइल। अच्छा N1 की जगह मैं लिख सकता हूँ NP, एंड N2 की जगह मैं लिख सकता हूँ NS, जैसे भी आप लिखो, क्लियर। ये इक्वेशंस हमारे पास आएंगी। सो ये हमारे पास इक्वेशन है किसके बीच, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ टर्न्स एंड वोल्टेज, क्लियर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल में। एंड इस पे काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, क्लियर। न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में, न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मैंने कराए हुए हैं, क्लियर। आप वीडियो में जा सकते हो, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी प्ले लिस्ट में वो न्यूमेरिकल्स की होगी, एंड उसको मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। नाउ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्लियर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको हम बोलते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, और यू कैन से N2, और आप लिख सकते हो N2 इज ग्रेटर देन N1, इसको हम बोलते हैं, इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर NS इज ग्रेटर देन NP, सो होगा क्या, हमारे पास V2 विल बी ग्रेटर देन V1, क्लियर। V2 विल बी ग्रेटर देन V1, या फिर V2 विल बी, यानी कि VS विल बी ग्रेटर देन VP, और आप लिख सकते हो V2 विल बी ग्रेटर देन V1। V2 हमारे पास आउटपुट, यानी कि आउटपुट वोल्टेज विल बी ग्रेटर, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, ऐसे लिखोगे आप, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेस। ये हमारे पास होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके कारण क्या होती है, आउटपुट वोल्टेज हमारे पास इंक्रीज होती है, यानी कि नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स विल बी ग्रेटर। ऐसे होगा कुछ, ऐसे होगा कुछ। अगर यहाँ से हमारी सेकेंडरी टर्न्स हैं, इनका नंबर ज़्यादा होगा, एंड अगर यहाँ से हमारी प्राइमरी टर्न्स हैं, उनका नंबर कम होगा, क्लियर, उनका नंबर कम होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अच्छा स्टेप डाउन, इसके लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, अगर हमारे पास N1 यानी कि NP इज ग्रेटर देन NS, और आप बोलोगे N1 इज ग्रेटर देन N2, क्लियर। सो होगा क्या, VP यानी कि इनपुट वोल्टेज, क्लियर, ज़्यादा होगी किससे, आउटपुट वोल्टेज से, यानी कि V1 विल बी ग्रेटर देन V2, क्लियर, यानी कि आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस। इस कंडीशन में, क्योंकि हमें आउटपुट के साथ मतलब है, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज। सो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी, वी ऑल नो दैट एफिशिएंसी किसी भी चीज़ की क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट। सो एफिशिएंसी क्या होगी हमारे पास, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, ये है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, क्लियर। ये हमारे पास है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। आप इसको लिख सकते हो, इट इज़ P आउटपुट डिवाइड बाई P इनपुट, क्लियर, P आउटपुट डिवाइड बाई P इनपुट। और यू कैन से जो एफिशिएंसी हमारे पास होगी, दिस विल बी V2I2, आउटपुट कौन सी, V2I2। अच्छा इनपुट V1, इनपुट V1I1, क्योंकि पावर हमारे पास होता है V इंटू आई। अच्छा इंटू में आप 100 भी कर सकते हो, क्लियर, एफिशिएंसी। या फिर आप V2 की जगह क्या लिख सकते हो यहाँ पे, VSIS डिवाइड बाई VPIP, क्लियर, किसी जगह ये भी लिखा होगा, क्लियर। अच्छा सो ये होगी एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की। नेक्स्ट आइडियल ट्रांसफार्मर। अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें, आइडियल, आइडियल हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, दिस इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। आइडियल मतलब जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 100% ट्रांसफार्मर की। एंड प्रैक्टिकली जो एफिशिएंसी होती है, प्रैक्टिकली या फिर नॉर्मली, क्लियर, ट्रांसफार्मर की, इट इज़ एफिशिएंसी किस रेंज में होती है, 70 to 90%, क्लियर, 70 to 90%, यानी कि इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, या फिर इट इज़ ऑलवेज लेस देन 100%। अच्छा एफिशिएंसी अगर 100% है, सो एफिशिएंसी अगर हमारे पास 100% है, सो एफिशिएंसी हमने देखा P आउटपुट बाई P इनपुट, क्लियर। अगर 100% है, 100% मतलब 1, सो आई कैन राइट 1 इज इक्वल टू P आउटपुट अपॉन P इनपुट, और आई कैन से हमारे पास विच इम्प्लाइज दैट P इनपुट को उधर ले जाइए, क्लियर, इधर ले जाइए। आई कैन राइट जो P इनपुट हमारे पास है, इट इज़ P आउटपुट, इनपुट वोल्टेज कितनी, P1, इनपुट पावर कितना, P1I1,
आउटपुट पावर कितना, V1I1। आउटपुट पावर कितना, अरे यार क्या हो रहा है, आउटपुट पावर कितना, V2I2। सो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है क्या, V1/V2 इज इक्वल टू I2/I1, I2/I1। सो दिस इज द इक्वेशन, clear, V1/V2 is equal to I2/I1 and we know that V1/V2 किसके बराबर है, N1/N2 के बराबर। सो यू कैन राइट V1 की जगह N1, V2 की जगह N2, N1/N2 इज इक्वल टू I2/I1। इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, किसके लिए, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। सो ये है इक्वेशन किसके लिए, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा ईजी टॉपिक है, क्लियर। नाउ नोट, इंपॉर्टेंट नोट जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर। क्वांटिटीज दैट चेंज इन ट्रांसफार्मर, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, क्या क्या क्वांटिटी ट्रांसफार्मर में चेंज होती है एंड कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट रहती है। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो होती है, इट रिमेन्स कांस्टेंट इन ए ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल या वोल्टेज, करंट एंड पावर जो हमारे पास होते हैं, दीज चेंज एंड ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सो ये चेंज होते रहते हैं बट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है एक ट्रांसफार्मर है। लास्ट टॉपिक इज हियर ट्रांसफार्मर के रिलेटेड, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। 4 टाइप के लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस, फ्लक्स लीकेज एंड हिस्टेरिक्स लॉस। जो कॉपर लॉस होता है, इट इज़ ड्यू टू, जो हमारे पास वाइंडिंग्स होते हैं, दे आर मेड ऑफ कॉपर वायर, सो एनर्जी इसमें लॉस हो जाती है एज हीट, क्लियर। देन इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक थिक वायर का यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। इसको रिड्यूस करने के लिए हम एक थिक वायर का यूज़ कर सकते हैं, किसका, कॉपर वायर का, मगर थिक वायर लानी होगी। नेक्स्ट इज आयरन लॉस और एडी लॉस। जो आयरन लॉस या फिर एडी लॉस हमारे पास होता है, एडी करंट लॉस, इसमें जो एनर्जी लॉस हो जाती है, ये किसके कारण लॉस हो जाती है, एडी करंट के कारण लॉस, किसमें, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर में। अब इसी लॉस को कम करने के लिए हम लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन का कोर जो है वो यूज़ करते हैं, जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने पहले भी बात की, क्लियर। सो एडी करंट लॉस को कम करना। नेक्स्ट इज फ्लक्स लीकेज। जो मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज होता है, ये किसके बिटवीन ऑकर करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल जो है उनके बीच फ्लक्स लीकेज हो सकता है। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या हम करते हैं, वाइंडिंग जो है, क्लियर, सेकेंडरी कॉइल की, उसको हम लगाते हैं और प्राइमरी कॉइल यूजिंग इंसुलेटर बिटवीन देम। लास्ट पे है हिस्टेरिक्स लॉस। हिस्टेरिक्स लॉस मतलब जो हमारे पास कोर होता है ट्रांसफार्मर का, वो मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होता है, देयरफॉर एनर्जी इसमें लॉस हो जाती है एज हीट। अच्छा, इसको अगेन रिड्यूस करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करते हैं। सो दीज आर दी 4 लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, क्लियर। क्या क्या, कॉपर लॉस, देन एडी करंट लॉस, फ्लक्स लीकेज, हिस्टेरिक्स लॉस। सो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। सो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफार्मर में क्या क्या आपने सीखा, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन का कोर यूज़ क्यों करते हैं, प्रिंसिपल, देन यूज़। देन आपने सीखा वर्किंग एंड थ्योरी। थ्योरी में आपने थोड़ी बहुत इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन सीखी, क्लियर। देन सेटअप अप ट्रांसफार्मर, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है इनको। सेटअप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, क्लियर। सो ये भी पूछा जाएगा कि आपकी एफिशिएंसी जो है ट्रांसफार्मर की किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देन आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं ट्रांसफार्मर के में, क्या क्या क्वांटिटीज चेंज होती है एंड क्या कांस्टेंट रहती है, एंड देन लॉस इन ट्रांसफार्मर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपने अपने नोट्स यहाँ से बनाए होंगे। चाहे आप एक बार देखो वीडियो को, 2 बार, 3 बार, बस नोट्स बनाते जाओ एंड टाइमली रिविजन करते जाओ। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा लेक्चर चैप्टर 5 होगा। एक ही वीडियो में चैप्टर 5 हमारा होगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थैंक यू ऑल।